जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वाह जी बेटा। If P, comma Q, P only if Q, P implies Q. If P then Q, Q एक मिनट सर, Q when P, Q whenever P, Q unless not P, Q follow from P, and Q is necessary for P. A sufficient condition for Q is P. Q is sufficient for Q. P is sufficient for Q. ठीक हो गया जी बेटा की। और जी जी मैं सुनाऊँ सर। जी सुनाए बेटा मेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। if p then q, if p comma q, p is sufficient for q, p implies q, p only if q is sufficient condition for q is p, q when p, q is necessary for p, a necessary condition for p is q, q follows from p, q unless not p, q p और q whenever p। ठीक है चलो जी बेटा कोई और स्टूडेंट। हाँ जी कोई और स्टूडेंट नहीं है। अच्छा चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आपके साथ स्लाइड्स शेयर कर देता हूँ तो आप उनको देख लें। तो हाँ जी जी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो आई होप आपको नज़र आ रही होंगी। हाँ जी नज़र आना शुरू होगी बेटा। Yes, sir. जी बेटा नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड सेक्शन ऑफ द फर्स्ट पार्ट विच इज़ नोन एज एप्लीकेशंस ऑफ द प्रोपोजिशनल लॉजिक। और सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी ट्रांसलेटिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें इंग्लिश सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें लॉजिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में। जैसे कि आपके सामने यू कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस only if you are computer science major or you are not a freshman। ठीक है जी। तो अब इसमें सबसे पहले काम आपने करना है कि आपने इसमें से प्रोपोजिशंस को लैदा करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस, ये एक प्रोपोजिशन है। उसके बाद ओनली इफ है, उसके बाद है यू आर अ कंप्यूटर साइंस मेजर, ये दूसरी प्रोपोजिशन है। और उसके बाद है यू आर नॉट अ फ्रेशमैन। ठीक है तो आप फ्रेशमैन नहीं है। ठीक है तो इन तीन प्रोपोजिशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इनको पी क्यू आर की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे नाम दें जिनसे इनको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। जैसे यू कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस, तो इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्सेस आ रहा है। ठीक है तो आप कोई भी रख सकते हैं, कोई बाउंड नहीं है, लेकिन मैं लॉजिकली थोड़ा सा कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि किस चीज़ की बात हो रही है। ऐसे ही यू आर अ कंप्यूटर साइंस मेजर, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे सी रख लेता हूँ। और यू आर नॉट अ फ्रेशमैन, फ्रेशमैन वो बच्चे होते हैं जो जिनका फर्स्ट ईयर होता है यूनिवर्सिटी में। तो यू आर नॉट अ फ्रेशमैन, तो यू आर अ फ्रेशमैन इसको एफ कहता हूँ, और एंड यू आर नॉट अ फ्रेशमैन इसको मैं नॉट एफ कह देता हूँ। ठीक है तो अब यहाँ पे आपने देखना है कि कौन से कनेक्टिव्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ओनली इफ कीवर्ड आपको नजर आ रहा है। ठीक है तो इससे आपको फौरन वो 13 वेज याद आ जाने चाहिए। तो क्या आपको क्या याद आता है, कहाँ क्या है वहां पे, क्या पढ़ा था उन लीफ के साथ आप। पी ओनली क्यों पड़ा था। हाँ P पी, only if Q. शाबाश, पी ओनली इफ क्यू। ठीक है तो ये जो पहला पोर्शन इसका मतलब है ये पी का पोर्शन है, उसके बाद ओनली इफ है, उसके बाद क्यू का पोर्शन है। तो जब आपने लिखना है ना, जब इसको एरो की फॉर्म में लिखना है तो हमेशा आपने पी को पहले लिखना है और क्यू का पोर्शन बाद में लिखना है। पी का पोर्शन पहले लिखना है, क्यू का पोर्शन बाद में लिखना है। तो ऊपर हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास ये जो ऊपर का पी का पोर्शन है तो उसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, ए। उसके बाद इंप्लाइज एरो का निशान, उसके बाद ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं इनके दरमियान आ रहा है, इन दोनों के दरमियान आ रहा है और आ रहा है। ठीक है तो यहाँ पे डिसजंक्शन आएगी। ठीक है तो कंप्यूटर साइंस को मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, उसके बाद फिर डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन के बाद यू आर नॉट अ फ्रेशमैन को मैं नॉट एफ से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक हो गया बच्चे।
इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर इफ यू आर अंडर 4 feet टॉल अनलेस यू आर ओल्डर देन 16 years old। यहाँ पे बेटा देखें कि 3 propositions अगेन वी गेट, यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर, ठीक है। तो ये एक proposition है, यू आर अंडर 4 feet टॉल, दूसरी यू आर ओल्डर देन 16 years old, ये तीसरी proposition है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रोलर कोस्टर, यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर, तो इसको हम कह सकते हैं कि यू कैन राइड द रोलर कोस्टर, इसको हम कहते हैं आर से, रोलर से आर हमने पिक कर लिया। यू कैन राइड द रोलर कोस्टर आर, तो कैन नॉट आ रहा है तो इसको हम निगेट कर देते हैं, तो क्या कहेंगे, यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर नॉट आर, ठीक है। इफ यू आर अंडर 4 feet टॉल अनलेस यू आर ओल्डर देन 16 years old, इफ यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से आपकी वो 13 वेज फौरन क्लिक करने चाहिए और वहां पे आपको याद आना चाहिए इफ का क्या आ रहा है, क्या है इफ की, वहां पे प्रपोजिशन है, इफ है, फिर प्रपोजिशन है, पी इफ क्यू, पी इफ क्यू, इफ पी क्यू, नहीं if यार, P, Q. एक बात बताएं क्या है, क्यू इफ पी, क्यू इफ पी, ठीक है। यहाँ पे प्रपोजिशन है, फिर इफ है, फिर प्रपोजिशन है, तो क्या है वहां पे आ रहा है क्यू इफ पी। इसका मतलब है ये जो पहला पोर्शन है ये क्यू है और इफ के बाद जो अगला पोर्शन है वो सारा का सारा पी है, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है ना बेटा, इसमें 2 प्रपोजिशन है और अनलेस का वर्ड आ रहा है, तो एक तो अनलेस हमने कंडीशनल में पढ़ा, एक अनलेस का मतलब ये होता है कि और, ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि एक बट का मतलब भी हम एंड कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे अनलेस का एक मतलब भी हमारे पास और होता है। तो यहाँ पे ये दोनों जो कंडीशंस है ना ये बेटा और होंगी, यू आर अंडर 4 feet टॉल और यू आर ओल्डर देन 16। तो ये पोर्शन हमने चूंकि कह दिया, ये पोर्शन क्या है, ये पी का पोर्शन है, तो ये पहले आ जाएगा, तो ये जहाँ पे लिखा हुआ है, तो यू आर अंडर 4 feet टॉल को मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके बाद डिसजंक्शन है, उसके बाद यू आर ओल्डर देन 16 years old, उसको मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एरो का निशान है, और यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर नॉट आर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो ये बेटा जिसको ये दूसरी स्टेटमेंट की समझ आ गई है, तो उसके लिए पूरा पूरा जो अगला सेक्शन है ना, वो जो भी हम सेक्शन 1.2 कर रहे हैं ये इजी हो गया है, ठीक है, सब समझ आ गई है। और अगर किसी को अभी ये इसकी समझ नहीं आई तो फिर उसको बिल्कुल समझ नहीं आई। तो अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें इसके मतलब, अभी है तो पूछ लें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। सर रिपीट कर दीजिए। हाँ जी बेटा, आपने 2 चीजें हैं, हमने देखा कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है ना, इफ पी देन क्यू, उसको लिखने के 13 मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है। जब इंग्लिश में हम उसको लिखेंगे तो वो 13 मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकते हैं, इफ पी देन क्यू, ठीक है, इफ पी कॉमा क्यू, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास है बाकी जो वेज हैं, पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है, 13 मुख्तलिफ तरीके इंग्लिश में जब लिखेंगे। लेकिन जब उसको लिखेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में, जैसे कि आप ये नीचे देख सकते हैं, इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमेशा कौन सी फॉर्म हमारे पास आएगी, हमेशा हमारे पास जो फॉर्म आएगी वो आएगी पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। वो हमेशा जो फॉर्म हमारे पास आएगी वो इस फॉर्म में हमने लिखना है, ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू की फॉर्म में हमने लिखना है। वो बेशक 13 में से कौन सा भी तरीका हो, पी पहले हो पी बाद में हो, ठीक है, लेकिन जब हमने लिखना है बेटा तो लिखना पी इम्प्लाइज क्यू इस फॉर्म में लिखना, पी पहले आएगा क्यू बाद में आएगा, ठीक है। तो हमने देखना है कि उस स्टेटमेंट में पी कहाँ पे है, क्यू कहाँ पे है, उसको उठा के इसके मुताबिक हमने लिख देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर इफ यू आर अंडर। अब यहाँ पे जो हमारे पास रूल हमें याद आता है वो है क्यू इफ पी, इसका मतलब है क्यू पहले है पी बाद में है। तो जब इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो पी पहले आ जाएगा और जो क्यू है वो बाद में चला जाएगा, ठीक है। तो अब P इसमें क्या है, यू कैन नॉट, इसमें P है यू आर अंडर 4 feet टॉल
अनलेस यू आर ओल्डर देन 16 ईयर्स ओल्ड। तो ये टी डिसजंक्शन ओ जो है हमारे पास पी है, और यू कैन नॉट राइड दिस, यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर, ये हमारे पास नॉट आर जो हमारे पास क्या है, ये क्यू है। ठीक है बच्चे, तो इसको इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके आगे पीछे करके हमने लिखना है। लिखते वक्त पी इम्प्लाइज क्यू लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश में वो 13 में से कोई भी तरीका हो सकता है। जी बेटा, समझ आ गया आप लोगों को? सर जी जी बेटा। ना वो इंग्लिश वाली कंडीशंस में था क्यू सर एक चीज क्लियर कर दीजिए सर, जब भी हम इसको लिखेंगे टर्म क्यू में लिखेंगे, जब भी लिखेंगे पी इम्प्लाइज क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, पी एरो क्यू, इस फॉर्मेट सर? में लिखेंगे इसको, इस तरतीब से लिखेंगे। पी पहले आएगा, पी का पोर्शन पहले आएगा, क्यू का पोर्शन बाद में आएगा, दरमियान में एरो आएगा। जी बेटा, कोई क्वेश्चन? सर मैं ये पूछ रहा था कि ये दरमियान के अंदर डिजेक्शन कैसे आया? ये वाला, ये डिस्टिंक्शन की बात कर रहे हैं। यस सर। अब देखिए ना, यहाँ पे लिखा है यू आर अंडर 4 फीट टॉल, तो ये टी आ गया। अनलेस यहाँ पे डिस्टिंक्शन आएगा, और यू आर ओल्डर देन 16 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे ओ आएगा। ठीक है, तो ये अनलेस है, यहाँ पे और के मतलब पे इस्तेमाल हो रहा है, और के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, डिस्टिंक्शन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सर अनलेस तो हमने वो 13 तरीकों के अंदर भी एक पढ़ा था। हाँ उसमें से भी है, लेकिन इसमें मैं बता रहा हूँ एक और तरीका। जैसे हमने बट पढ़ा था ना पीछे, बट जब आएगा तो उसका क्या मतलब है, एंड। ठीक है, पीछे हमने डिस्कस किया, कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो ऐसे ही अनलेस भी इसी में आता है। अनलेस उसमें कंडीशनल में भी आता है, लेकिन अनलेस का एक मतलब और भी है। ठीक है सर, अगर ऊपर इफ ना होता तो फिर, अगर अनलेस होता तो फिर हमें कंडीशन की हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे बेटा हम इसको सिस्टम स्पेसिफिकेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ टू ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन इनटू लॉजिकल एक्सप्रेशन। द ऑटोमेटेड रिप्लाई कैन नॉट बी सेंट व्हेन द फाइल सिस्टम इज फुल। यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल को नाम वेरिएबल, इसको प्रोपोजिशंस को वेरिएबल असाइन करें। द ऑटोमेटेड रिप्लाई कैन नॉट बी सेंट, जी एक प्रोपोजिशन होगी, उसके बाद है द फाइल सिस्टम इज फुल, ये दूसरी प्रोपोजिशन होगी। ठीक है, तो ऑटोमेटेड रिप्लाई को मैं कह रहा हूँ कि आर, और द फाइल सिस्टम इज फुल को मैं कह रहा हूँ एफ। ठीक है, तो अब बीच में आ रहा है व्हेन, तो मुझे बताएं कि हमारे जो 13 मुख्तलिफ वेज हैं उसमें कहाँ पे ये आ रहा है। Q1P किया है। हाँ जी, व्हेन से क्या याद आया आपको? Q1P। Q1P। ठीक है, तो अब इसमें Q का पोर्शन कौन सा है? The automated reply cannot be sent, ये वाला Q वाला है। और P कौन सा है? The file system is full। ठीक है, अब हमने इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन में लिखना है, तो पहले लिखेंगे P। ठीक है, जी बेटा, तो इसमें हमारे पास पहला पोर्शन है P और दूसरा है Q। ठीक है, तो अब इसमें जो हमारे पास इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन बनेगा, वो कौन सा एक्सप्रेशन बनेगा? वो बेटा बनेगा F इम्प्लॉइज नॉट आर। ठीक है, तो नॉट आर क्यों बना, कोई बता सकता है कि मैंने नॉट आर क्यों लिखा है इधर? सर वो कैन नॉट बी सेंड, ये नेगेट कर रहा है, नेगेटिव है ना, इस वजह से हाँ, वो आपने हमने कहा कि वो अगर सेंड करेगा तो वो आर है, और अगर नहीं सेंड करेगा तो नॉट आर है। हमने अपनी आसानी के लिए इसको ऐसा कर दिया। ठीक है, लेकिन
आपको पता है कि हम इसको आर भी रख सकते हैं, इसका पूरे प्रोपोजिशन का नाम हम आर भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए कि जो स्टेटमेंट के अंदर नेगेशन है वो हमें बाहर भी नज़र आ जाए और हमें समझने में आसानी हो तो इसलिए हमने क्या कर दिया, हमने उसको नॉट और कर दिया। जी बेटा, तो इसकी आपको समझ आ गई है। उसके बाद हम मूव करते हैं फॉरवर्ड। अब हमारे पास है कंसिस्टेंसी। सिस्टम स्पेसिफिकेशन शुड बी कंसिस्टेंट, दैट इज दे शुड नॉट कंटेन कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स दैट कुड बी यूज्ड टू डिराइव कंट्राडिक्शन। तो हमारी जो सिस्टम स्पेसिफिकेशन है, जब आप सिस्टम आप लाइक सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो कस्टमर आपके पास रिक्वायरमेंट्स लेके आएंगे तो वो इंग्लिश में बोलेंगे, तो वो इंग्लिश में जो स्टेटमेंट्स हैं वो बड़ी वेग और एम्बिगुअस हो सकती हैं, हो सकता है आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो। तो आप क्या करेंगे, आप उनको प्रपोजिशनल लॉजिक की फॉर्म में लिख देंगे और आप जो उससे ये होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाएंगी, आपको पता होगा आपने क्या करना है, कस्टमर को भी पता होगा उसने क्या बताया, ठीक है। तो ये एक इसकी एप्लीकेशन है। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि ये ऐसी रिक्वायरमेंट हैं कि जो कि एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे आपको एक मोबाइल चाहिए, आप अपने फादर से कहते हैं कि मुझे मोबाइल ला दें और उसके फीचर्स ये होने चाहिए कि उस पर व्हाट्सएप चले और उसके फीचर होने चाहिए कि उस पर कीपैड भी चले, उसका कीपैड भी हो, उसका फिजिकल कीपैड हो। तो आपके फादर, लेट्स सपोज मार्केट में अब ऐसे मोबाइल अवेलेबल नहीं है जो कि व्हाट्सएप ही जिनको पर इंस्टॉल कर सकें और फिजिकल कीबोर्ड भी हो। तो आपके फादर कहते हैं भाई ये तो ऐसा मोबाइल तो मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं जिसके अंदर आप व्हाट्सएप भी इंस्टॉल कर सकें और उसका फिजिकल कीबोर्ड भी हो, ठीक है। तो वो आपसे कहेंगे बेटा एक बात करो, या तो वो व्हाट्सएप वाला मोबाइल ले लो या कीपैड वाला ले लो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों रिक्वायरमेंट्स आपकी कन्फ्लिक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा ही तो आपका सिस्टम, जब डिज़ाइन आपका सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स आपके आएंगी तो कस्टमर कहेगा जी मुझे ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, तो वो हो सकता है कि वो रिक्वायरमेंट्स आपस में कंट्राडिक्ट कर रही हों, कन्फ्लिक्ट कर रही हों, ठीक है, एक वक्त में एक चीज़ पॉसिबल हो। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम प्रोपोजिशन लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। अभी फर्ज करें आपके सामने एग्जांपल है, द डायग्नोस्टिक सिस्टम, द डायग्नोस्टिक मैसेज इज स्टोर्ड इन द बफर और इट इज रीट्रांसमिटेड। दूसरा है द डायग्नोस्टिक मैसेज इज नॉट स्टोर्ड इन द बफर। और तीसरा है इफ डायग्नोस्टिक मैसेज इज स्टोर्ड इन द बफर देन इट इज रीट्रांसमिटेड। तो ये तीन हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, इनमें हमने सबसे पहले वेरिएबल असाइन करने हैं इनको, फिर हमने इनकी लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखने हैं और फिर देखना है कि ये तीनों आपस में कंसिस्टेंट हैं या नहीं। तो यह डायग्नोस्टिक मैसेज इज स्टोर्ड इन द बफर और इट इज़ रीट्रांसमिटेड। तो डायग्नोस्टिक मैसेज को डी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसके बाद और है, डिस्टिंक्शन आ गई है और उसके बाद आर आ गया है जो रीट्रांसमिटेड को शो कर रहा है। दूसरी स्टेटमेंट है डायग्नोस्टिक मैसेज इज नॉट स्टोर्ड इन द बफर, तो ये नॉट डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा है इफ द डायग्नोस्टिक मैसेज इज स्टोर्ड इन द बफर इट इज देन इट इज रीट्रांसमिटेड, तो ये हो जाएगा डी इम्प्लाइज आर, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि क्या ये तीनों कंसिस्टेंट हैं या नहीं। तो कंसिस्टेंट हमने चेक इस तरीके से करना है कि हम डी और आर की क्या ट्रूथ वैल्यूज रखें। अगेन हम डी और आर की क्या ट्रूथ वैल्यूज रखें कि तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं तीनों के आंसर ट्रू आए, ठीक है।
तो फर्ज कर लेते हैं मैं डी को भी ट्रू कर लेता हूँ, आर को भी ट्रू कर लेता हूँ, तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। डी भी ट्रू है यहाँ पे, उसके बाद डिसजंक्शन है, आर भी ट्रू है, तो क्या आंसर आएगा? ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी इसकी? ट्रू। हाँ जी, शाबाश। और ये जो दूसरी स्टेटमेंट है नॉट डी, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? यहाँ फॉल्स आ जाएगा अगर ट्रू फिर ये रखेंगे। चीज तो है ही हाँ, नहीं। यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। और डी इम्प्लाइज आर पे क्या आंसर आएगा? अगर दोनों पे ट्रूथ रखेंगे फिर ट्रूथ आ जाएगा। हाँ, शाबाश। अब देखें दो स्टेटमेंट इसमें ट्रू हैं, पहली और तीसरी, और दूसरी फॉल्स है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू होनी चाहिए। तो अब मुझे बताएं कि डी और आर की ट्रुथ वैल्यू में क्या चेंज करें, क्या नई वैल्यू सेट करें कि वो तीनों पे ट्रू आ जाए? डी फॉल्स कर देंगे हम तीनों में। हाँ, अगर डी फॉल्स कर दें तो पहले का आंसर क्या आएगा? ट्रू। दूसरे का Yes, भी sir. आंसर आएगा ट्रू, और तीसरे जी, का जी. भी आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, तीनों Yes, केसेस sir. में आंसर ट्रू आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं, ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं? कंसिस्टेंट हैं। ठीक हो गया जी? Consistent है। हाँ। उसके बाद बेटा एक और एप्लीकेशन है लॉजिक की, वो है बुलियन सर्च। तो आप लोगों ने बुलियन सर्च कभी ट्राई की है कि नहीं? बुलियन, आपको बुलियन का तो पता ही होगा ना कि इसमें एंड और नॉट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप अच्छा आप ये बताएं कि आप लोगों ने किसी ने गूगल एडवांस सर्च को इस्तेमाल किया है? हाँ जी। कभी किसी स्टूडेंट ने गूगल एडवांस सर्च को यूज किया बेटा? यस सर किया है। तो क्या वहां पे होता है? वो हम स्पेसिफिक कीवर्ड्स के साथ, मतलब कि अगर ये डाटा नहीं ना मिल रहा तो ये वाला हमें शो करवा दो, इस तरह मतलब कि खास मखसूस टारगेट किया जाता है। हाँ, अब इसमें बेटा हम क्या करते हैं, हम इसमें बूलियन चीज़ों को, बूलियन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैंने एक टैब आपके साथ शेयर कर दिया, आपको नजर आ रहा है टैब? यस सर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे राइट साइड पे सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो एडवांस सर्च का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चले जाएं, एडवांस सर्च में हम आ गए हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं मुख्तलिफ किस्म के, इनको हम वन बाय वन देखते हैं। ऑल दीज वर्ड्स, तो मैं क्या सर्च करना चाहता हूँ कि तमाम ये वर्ड्स जो ना ये मेरी सर्च के अंदर होनी चाहिए। फर्ज करें मैं लिखता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, और यहाँ पे आगे देखें क्या लिखा हुआ है, टाइप द इम्पोर्टेंट वर्ड्स ट्राई कलर एंड। ठीक है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी, एक्चुअली देखें तो यहाँ पे जो पंजाब यूनिवर्सिटी है ना, इसके अंदर एंड हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो गूगल बाय डिफॉल्ट जो है वो एंड को ओमिट कर देता है, वो लिखता, ना लिखें तो कोई फर्क नहीं उसको पड़ता, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट करेगा तो वो एंड अपनी तरफ से ऐड कर देता है। लेकिन जो यूजर है वो ना लिखें, वो दो वर्ड्स लिखे हैं, दो कीवर्ड्स लिखे हैं, तो उनके दरमियान अगर कोई चीज़ नहीं लिखी तो इसका मतलब एंड है, गूगल इसको ये कंसीडर करता है। ठीक है, उसके अलावा आप एग्जैक्ट वर्ड या फ्रेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो आप इसको कोटेशन के अंदर जो भी लिखेंगे तो वो एग्जैक्ट वर्ड को तलाश करेगा। ठीक है, इसके अलावा एनी ऑफ दीज वर्ड्स, पंजाब यूनिवर्सिटी, यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी लिखने का मतलब है टाइप और बिटवीन ऑल वर्ड्स यू वांट। ठीक है, इसका मतलब है कि हम कहते हैं कि पंजाब या यूनिवर्सिटी में से कोई भी वर्ड अगर मिल जाए पेज के ऊपर तो उसका वो हमें दिखा दो। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये और को रिप्रेजेंट कर रही है, पहली लाइन एंड को रिप्रेजेंट कर रही है, तीसरी है नन ऑफ दीज वर्ड्स, कि ये वर्ड नहीं चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि नॉट इंडिया, ये एक पंजाब यूनिवर्सिटी इंडिया की भी है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे जो पंजाब यूनिवर्सिटी चाहिए वो पाकिस्तान की चाहिए, वो पेजेस ना शो करवाओ जो इंडिया से हो, तो मैं माइनस इंडिया लिख देता हूँ। इसका मतलब है कि किसी पेज के ऊपर अगर पंजाब यूनिवर्सिटी लिखा हो और साथ इंडिया भी लिखा हो तो वो पेज मुझे शो ना करवाओ। ठीक है, तो ये देखें कि किस तरीके से
बूलियन सर्चेस हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये अगर ये आपने बेटा नहीं भी करना, ये मुश्किल लग रहा है, तो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप ज़रूरी नहीं कि आप ये सारा कुछ करें, आप सीधा लिख सकते हैं इधर गूगल में, ऐसे सीधा लिख देते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, इसका मतलब है पंजाब एंड यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैं लिखता हूँ माइनस और लिखता हूँ इंडिया, ये मुझे इंडिया के रिजल्ट नहीं दिखाओ, ठीक है। तो ये देखें इसका रिजल्ट हमारे साथ आगे सामने आ गया। इसमें देखें कि पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी की जो बातें हैं वो शुरू हो गई हैं। अगर आप माइनस इंडिया नहीं लिखेंगे तो आगे देखेंगे अगले दूसरे पेज पे या तीसरे पे आपको इंडिया से भी रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम बूलियन सर्चेस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं पंजाब यूनिवर्सिटी, यहाँ मैं ये भी लिख सकता हूँ कि कोई और यूनिवर्सिटी कह देते हैं, फर्ज करें कि कोई इस्लामी, और मैं कहता हूँ मुझे इस्लामी और पंजाब यूनिवर्सिटी में से कोई दिखा दो। सर यहाँ पे माइनस पाकिस्तान लिखे हैं, माइनस पाकिस्तान लिख देते हैं। हाँ जी सर पंजाब यूनिवर्सिटी माइनस पाकिस्तान करें। हाँ जी कर दिया पुत्र ये। हाँ जी अब ये हमने माइनस पाकिस्तान कर दिया। अब देखें कि इन पेजेस के ऊपर कहीं पे भी आपको पाकिस्तान नजर नहीं आएगा, ठीक है। पाकिस्तान जो कीवर्ड है ना वो नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आ रहा है पाकिस्तानी, ठीक है। तो लेट्स ट्राई, लेट्स प्ले लिटिल, ठीक है। मैं पाकिस्तानी लिख देता हूँ यहाँ। अब देखिए वो सेकंड रिजल्ट यहाँ पे चेंज हो गया, इधर कोई पाकिस्तानी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द सर्च वर्क्स। और इसके पीछे क्या हो रहा है, बूलियन जबरा या बूलियन। लेकिन सर जो साइड पे पिक्चर शो कर रहा है इसके ऊपर शो करवा रहा है लाहौर इन पंजाब पाकिस्तान। हाँ जी तो बेटा यहाँ पे आप पाकिस्तानी लिखा है अब, ठीक है। अब ये छोटी मोटी चीजें आप खुद ही करें, आप मेरे साथ आप फटा ना लेने की सर ये क्यों, वो आपको मकसद है समझाना, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मुझे आप 2-4 घंटे लगा के खुद ही करें कि क्या नजर आता है क्या नजर नहीं आता, ठीक है। तो इसको मैं अब स्टॉप करता हूँ और इसके बाद हम वापस आते हैं स्लाइड्स के ऊपर। हाँ जी स्लाइड्स मैंने आपके साथ दोबारा शेयर कर दी हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि एग्जांपल है न्यू एंड मैक्सिको एंड यूनिवर्सिटीज़। इसका मतलब है कि न्यू मैक्सिको में जो यूनिवर्सिटीज़ है वो शो करवाएं, लेकिन इसका एक नुकसान है कि ये न्यू यूनिवर्सिटीज़ है ना उसके मतलब भी आपको डाटा दिखाएगा। अब दूसरी क्यूरी है न्यू एंड मैक्सिको और एरिजोना। ये न्यू मैक्सिको या और एरिजोना जो ये दोनों स्टेट्स हैं यूएसए की, तो इसके अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ है मुझे वो दिखाओ। और नीचे है मैक्सिको एंड यूनिवर्सिटीज़ नॉट न्यू। इसका मतलब है कि मुझे मैक्सिको के अंदर यूनिवर्सिटीज़ दिखाओ। मैक्सिको एक अलहदा से मुल्क है जो कि अमेरिका के साथ है, ठीक है। और न्यू मैक्सिको क्या है, एक स्टेट है अमेरिका की। तो यहाँ पे हम मैक्सिको मुल्क की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें मैक्सिको की यूनिवर्सिटीज़ दिखाओ। तो हमें न्यू मैक्सिको की यूनिवर्सिटी नहीं देखनी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नॉट न्यू। तो ये नॉट का मतलब है माइनस, आप गूगल माइनस लेते हैं, बाकी सर्च इंजन पता नहीं क्या क्या लेते हैं, ठीक है। तो नॉट को किस तरीके से वो रिप्रेजेंट करते हैं तो आप देख सकते हैं याहू पे जाके, या और जितने भी बिंग जो सर्च है माइक्रोसॉफ्ट की, तो वहाँ तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन में आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि वो कौन से ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट है लॉजिक सर्किट्स की में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपने डीएलडी में ये लॉजिक सर्किट पढ़े होंगे। इन्वर्टर नॉट है, और गेट का सिंबल ये आपके सामने है, एंड गेट का सिंबल आपके सामने है। तो अगर हम एक लॉजिक सर्किट बनाना चाहते हैं तो एग्जांपल आपके सामने है कि पी हम पास करते हैं इसको एंड गेट को, और क्यू की नेगेशन करके हम इसको पास करते हैं। तो ये पी और नॉट क्यू की नेगेशन हमारे पास आज नेगेशन एंड करके आ जाएगी। ऐसे ही आर है, इसको नेगेट करते हैं, फिर इस आर की नेगेशन को पी एंड नॉट क्यू के साथ हम और कर देंगे, तो फाइनल हमारे पास जो भी सर्किट का वो इक्वेशन है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है लॉजिक, प्रोपोजिशनल लॉजिक, ठीक हो गया बेटा। तो ये तो कुछ एप्लीकेशन थी प्रोपोजिशनल लॉजिक की। इस तरीके से हमने
सेक्शन 1.2 को ख़त्म कर लिया है। अभी हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। जी बेटा, क्या, हाँ जी, कौन बात करना चाह रहा है बेटा? हाँ जी बेटा, ये हम अब एक्सरसाइज शेयर हुई है आपके साथ कि नहीं? हाँ जी, ये मैं इसको शेयर कर देता हूँ बुक को। तो आई होप कि अब आपके पास हाँ जी, अब आप आई होप के हाँ जी, बुक नजर आनी शुरू होगी आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो अब बेटा हम इसमें ये करते हैं कि मैं मार्कर का कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अच्छा, अब नहीं, वो नहीं चेंज हो रहा। चलें अब हाँ जी, अब हमने एक्सरसाइज की बात करनी है। तो एक्सरसाइज में आप देखें कि पहला क्वेश्चन है कि हमने ट्रांसलेट करना है इनको, ठीक है? तो यू कैन नॉट एडिट अ प्रोटेक्टेड विकिपीडिया एंट्री अनलेस यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे कीवर्ड क्या आ रहा है? अनलेस आ रहा है। तो आपके, अगर आपने वो 13 वेज याद किए हुए हैं तो बेटा आपके जहन में फ़ौरन वो आ जाना चाहिए कि वो 13 वेज कौन से हैं, ठीक है? तो वो हैं या अनलेस, अनलेस को सुन के आपके कौन सा आता है आपके जहन में? यस सर, क्यू अनलेस पी। क्यों अनलेस पी। हैं? क्यू क्यू अनलेस पी। हैं? ना Q बोलो। unless not P. हाँ जी, क्यू Not अनलेस P. नॉट टी आता है, ठीक है? क्या आता है? क्यू अनलेस नॉट टी, ठीक है? तो अब आपने देखना है कि ये जो पहला पोर्शन है, यू कैन नॉट एडिट अ प्रोटेक्टेड विकिपीडिया एंट्री, इसको हम कहते हैं क्यू। और यू आर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, ये हमारे पास क्या है? नॉट पी। ठीक हो गया जी? तो अब हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है? इसको हमने क्यू इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज क्यू की फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है? जब भी हम लिखेंगे ना तो हमेशा हम उसको पी इम्प्लाइज क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। ये हमें लिखने का तरीका यही होगा। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास पी कौन सा है? पी सेकंड पार्ट है। यू आर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, ये बेसिकली नॉट पी है हमारे पास, ठीक है? क्योंकि क्यू अनलेस नॉट पी, तो नॉट पी हमारे पास क्या है? यू आर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो नॉट पी क्या होगा? ये हमारे पास है यू आर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, ये हमारे पास है नॉट पी। तो पी क्या होगा बेटा? बता सकता है इसका पी क्या होगा? You are not administrator. हाँ, यू आर नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है? तो ये हमारे पास इसका पी की फॉर्म है, हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद क्यू, इसकी क्यू क्या है हमारे पास? You cannot edit a protected Wikipedia entry. हाँ, यू कैन नॉट एडिट अ प्रोटेक्टेड विकीपीडिया एंट्री। तो फर्ज करें मैं इसको कहता हूँ यू कैन नॉट एडिट अ प्रोटेक्टेड विकीपीडिया एंट्री, मैं इसको ये कह देता हूँ कि ये कैन नॉट के बजाय मैं कैन कह देता हूँ। यू कैन एडिट अ प्रोटेक्टेड विकीपीडिया एंट्री, यू कैन एडिट अ विकीपीडिया एंट्री। तो इसको मैं कहता हूँ ये मेरे पास है, फर्ज कर लेते हैं ये मेरे पास इसको मैं विकी डब्ल्यू से शो कर देता हूँ, या ए से इसको मैं शो कर देता हूँ, या ई से कर देता हूँ। किसी भी अपनी आसानी के लिए किसी से भी मैं इसको शो कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ कि यू कैन एडिट अ विकीपीडिया एंट्री, ठीक है? तो यहाँ पे
मैं ई से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एडिट से, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन एडिट अ विकीपीडिया एंट्री, तो ये आएगा ई, ठीक है। तो यू कैन नॉट एडिट अ विकीपीडिया एंट्री, ये आएगा नॉट ई, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास नॉट ई अनलेस यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो ये यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास है नॉट पी, ठीक है, नॉट पी। तो इसको एडमिनिस्ट्रेटर को मैं फर्ज करें ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा नॉट ए, ठीक है, नॉट ए, ठीक हो गया जी। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको पी क्यू की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पी इसमें हमारे मेरे पास नॉट ए है और क्यू मेरे पास इसमें क्या है, नॉट ई है, ठीक है। इस फॉर्म में मैंने लिखना। अगेन मैं इसको दोबारा से आपको बता देता हूँ कि ये जो प्रपोजिशन है ये इसमें इस्तेमाल हो रहा है अनलेस, ठीक है। तो हमने फ़ौरन अपने ज़हन में रिमाइंड करना है कि अनलेस से क्या मुराद है, क्यू अनलेस पी, क्यू अनलेस नॉट पी, ऐसे ही है जो इसका हमारे पास वे है, क्यू अनलेस नॉट पी, ठीक है। तो अब हमने इसमें देखना है कि क्यू, इसमें क्यू का पोर्शन कौन सा है और क्यू का पोर्शन इसमें क्या है और पी का पोर्शन क्या है। क्यू का पोर्शन पहले वाला है और पी का पोर्शन अनलेस के बाद वाला है। तो जब हम लिखेंगे तो क्यू का पी का पोर्शन पहले लिखेंगे, तो ये अनलेस के बाद वाला पोर्शन हमने पहले लिख दिया है और अनलेस से पहले वाला पोर्शन हमने बाद में लिख दिया, उल्ट कर दिया है, ठीक है। अगेन मैं आपको बात समझाने लगा, अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि जब जो 13 डिफरेंट वेज है ना, 13 मुख्तलिफ तरीके हैं, जब उसको लिखेंगे तो P इंप्लाइज Q की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब मेरा, हाँ, CR GR बताएं मुझे, मैंने आपको अभी क्या बात बताई है। हाँ जी, CR GR बताएं कि मैंने आपको क्या अभी कहा है। सर वालेकुम सलाम जी बेटा। सर आपने अभी कहा है कि जो 13 डिफरेंट वेज हैं, हाँ, अगर उनकी फॉर्म में डाटा दिया गया हो तो हम उनको मॉडिफाई करके पी एम्प्लॉयज क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक हो गया जी। GR आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर आपने बोला है कि डाटा अगर उन 13 फॉर्म में दिया गया होगा तो उसको पी इम्प्लाइज क्यू की फॉर्म में लिखेंगे हम। हाँ, ठीक है। जब उसको लॉजिकल एक्सप्रेशन, जो लॉजिकल एक्सप्रेशन ये जो गिवन है ये सारे लॉजिकल एक्सप्रेशन है, तो जब लॉजिकल एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो हमने उसको पी इम्प्लाइज क्यू की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। पी पहले आएगा, क्यू बाद में आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। यू कैन ग्रेजुएट ओनली इफ you have completed the requirements of your major and you do not owe money to the एक्सक्यूज मी सर, and you do not have a overdue library books। जी बेटा। सर हमने क्यू को नॉट क्यों बनाया फिर ऊपर? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ सर क्यू को नॉट क्यों बनाया हमने? सर क्यू नॉट, क्यू अनलेस नॉट पी था वो तो चले हमने नॉट पी को बना लिया, लेकिन उसे दोबारा नॉट क्यू को नॉट क्यों बनाया? नॉट क्यू क्यों बनाया आप ये कह रहे हैं? ये सर वो जो क्यू दिया हुआ था तो उसे हमने हाँ। दोबारा क्यों चेंज किया? बेटा आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे यू कैन नॉट एडिट अ प्रोटेक्टेड विकीपीडिया एंट्री, ठीक है। तो अब फर्ज करता हूँ मैं इसको कहता हूँ ई मेरे पास क्या है, यू कैन कि अम्मा ने 3 बार पूछा, आया नहीं, मैंने कहा नहीं एडिट, अंकल तो ठीक है, पूछा भी है। एडिट, इसके आगे वो सारी लाइन है, ठीक है। यू कैन यहाँ पे लिखा मैंने, तो नॉट ई क्या होगा? शुरिया था। यू कैन नॉट एडिट प्रोटेक्टेड, यू कैन नॉट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आगे जो अब कैन नॉट है, तो नॉट ई
यहाँ पे हमारा आ रहा है, तो ये जो पोर्शन है ना पहले वाला, ये सारा इसको हम नॉट ई कह रहे हैं, ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद है Yes, sir. यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर। अब जो नॉट ए है, ये हमारे पास है यू आती है चेक वाला सूट पहन के आओ। आर एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो कल जाऊंगी। हाँ जी, इसकी समझ आ गई आपको? नॉट ए इज इक्वल टू यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ जी बेटा, समझ आ गई कि नहीं? यस सर, इसका मतलब हम कंडीशन के मुताबिक सेंटेंस को चेंज कर देंगे फिर। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे आप पूछ सकते थे सर कि आपने नॉट क्यों लिखा है। नॉट इसलिए लिखा है कि क्यू अनलेस नॉट पी है, नॉट पी है, ठीक है। तो वो नॉट जहाँ भी हमने यहाँ पे ऐड किया कि ये नॉट है बेसिकली, ठीक है, यू आर एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब इसका नॉट हमें रिमूव करना हो तो फिर क्या करेंगे? यू आर नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, तो इसका हम दोनों साइड पे हम ये कर सकते हैं, सिंपल ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आएगा यू आर नॉट, ठीक है, नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटर, ये हम इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है बेटा कि हमने इसको पी इम्प्लाइज क्यू की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है? क्यू इम्प्लाइज पी की फॉर्म में, ठीक है। तो अब बताएं अब इसका क्या बनेगा फिर? बेटा ये हमारे पास देखे ना कि हमने क्या किया कि हमने इसको बेसिकली इस फॉर्म में लिखना है, पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। इसमें जो नॉट ए है वो पी है और इसमें नॉट ई हमारे पास क्यू है, ठीक है। तो अब जब हम लिखेंगे इसको तो ये हमारे पास नॉट ए इम्प्लाइज नॉट ई आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपने प्रैक्टिस करना है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपको वो टेबल में कह रहा हूँ आपको याद होगा, उतना आपके लिए ईजी होगा। अब है यू कैन ग्रेजुएट ओनली इफ यू हैव कंप्लीटेड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर मेजर एंड यू डू नॉट ओ मनी टू द यूनिवर्सिटी एंड यू डू नॉट हैव एन ओवरड्यू बुक लाइब्रेरी बुक। यहाँ पे आ रहा है ओनली इफ, तो याद करें कौन सी यहाँ पे बनेगी? ओनली इफ यहाँ आ रहा है तो P only if. P only if Q क्या बनेगी? P only if Q। If. जो Yes. पहला पोर्शन है वो P का है, यू कैन ग्रेजुएट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये G को हम ग्रेजुएट से शो कर रहे हैं और उसके बाद एरो का निशान है। उसके बाद आगे 3 कंडीशंस हैं, तो वो 3 कंडीशन ये लिखी हुई हैं एंड के साथ, क्योंकि उसमें एंड की बात आ रही है, बार बार वो एंड कह रहा है, ठीक है। तो आर एंड नॉट एम एंड नॉट एल, ठीक है, या एल के बजाय आप बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है। तो ये इस तरीके से इसको करेंगे थर्ड को। 5वां भी इसी तरह का क्वेश्चन है। उसके बाद 7वां मैसेज क्या है? एक्सप्रेस दी सिस्टम स्पेसिफिकेशन यूजिंग द प्रोपोजिशन पी, द मैसेज इज स्कैन्ड फॉर वायरसेस एंड क्यू, द मैसेज वाज सेंट फ्रॉम एन अननोन सिस्टम, ठीक है। तो ये 2 प्रोपोजिशंस हैं, इनको आपने लॉजिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना। और हम बात करते हैं डी की। When a message is not sent from an unknown system, it is not scanned for viruses. अब यहाँ पे आ रहा है when, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? when। तो when आ रहा है तो आप बता सकते हैं कि क्या when के साथ हैं? Q when P था। हाँ, Q when P, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये when तो स्टार्ट में आ गया है, ठीक है। अब ये when स्टार्ट में आ गया तो Q का पोर्शन पहले कहाँ गया, ठीक है। तो ये when के आगे जो पोर्शन है ना, ये सारा P का पोर्शन है, ये वाला when के आगे, और आखिर में जो पोर्शन है ना वो हमारे पास Q का पोर्शन, ये Q का पोर्शन है। और ये जो पहले वाला पोर्शन है ये किसका पोर्शन है? ये बेटा हमारे पास
पी का पोर्शन है, ठीक है जी। तो आपने इसके मुताबिक ही इसको करना है, ठीक है। तो क्या अब आएगा इसका? अच्छा, इसके अलावा इसका एक और तरीका भी है, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ये हम कहें कि ये जो व्हेन है ना, अगर हम व्हेन को इफ की फॉर्म में ले लें, व्हेन को इफ की फॉर्म में ले लें तो फिर क्या होगा? व्हेन को इफ की फॉर्म में लेंगे तो क्या आएगा? इफ अ मैसेज इज नॉट सेंड फ्रॉम एन अननोन सिस्टम, इट इज नॉट स्कैन फॉर वायरसेस। तो यहाँ पे बताएं कि ये कौन सा तरीका यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है? पापा ही थे रात सुबह से। वो 13 वेज में से कौन सा है? इफ पी देन क्यू। हाँ, इफ इसमें देन का कीवर्ड नजर नहीं आया तो हम ये कह सकते हैं इफ पी कामा क्यू, ठीक है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको कह सकते हैं कि जो पहला पोर्शन है हमारे पास पी का पोर्शन है और जो दूसरा पोर्शन है वो हमारे पास क्यू का पोर्शन है। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं और जब इसको लिखेंगे तो हमने लिखना है इसको एक ही तरीके से है, जो एक ही तरीका है वो पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। लिखने का, लॉजिकल एक्सप्रेशन को लिखने का एक ही तरीका है, लेकिन जब इंग्लिश में लिखेंगे तो वो 13 मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे हम उसको लिख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। जा सकता है कि ये स्टेटमेंट दी गई है, इसको पी इम्प्लाइज क्यू की फॉर्म में इंग्लिश में ही लिखें। हाँ, लिख सकते हैं बिल्कुल। और मेरे ख्याल से शायद एक आधा क्वेश्चन इस तरह का भी हो जिसमें आपने इसको उस फॉर्म में लिखना है, लिख सकते हैं, नो डाउट। उसके बाद है आर दी सिस्टम स्पेसिफिकेशंस आर कंसिस्टेंट। तो इसमें आपने जितनी हमारे पास डिफरेंट किस्म की प्रोपोजिशंस हैं उनको पहले क्या लिखना है? वेरिएबल असाइन करने हैं, फिर उनकी स्टेटमेंट्स बनानी है, फिर हम उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं ना आपने बेटा उनको ट्रू या फॉल्स वैल्यू असाइन करनी है। तो वो जो वेरिएबल्स की वैल्यूज ना अक्रॉस द क्वेश्चन एक ही होनी चाहिए। अगर कोई क्यू वेरिएबल है तो वो पूरे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे क्यू है वो ट्रू होना चाहिए फर्ज करें, और अगर पी है तो वो एक ही जगह पे ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए। अक्रॉस द क्वेश्चन वेरिएबल्स की वैल्यूज सेम होनी चाहिए, जैसे कि हमने पीछे एग्जाम्पल में भी किया। और सब के अगर आंसर ट्रू आ रहा है तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है। और अगर आपने सारी वैल्यूज चेक करके देख लिया है और कोई मिक्स आ रहा है रिजल्ट, जैसे कुछ फॉल्स आ रहे हैं कुछ ट्रू आ रहे हैं, तो फिर आपका जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंसिस्टेंट नहीं हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 11 भी यही है, कंसिस्टेंट चेक करनी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आपने क्यूरीज की बात की है, बुलियन, तो ये भी इजी आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 13 तक आपने क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद आपने सारा स्किप कर देना है और आपने फिर क्वेश्चन नंबर 41 पे आना है बेटा। 41 पे आके आपने 41 क्वेश्चन करना है और 43 क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं। तो इस तरीके से आपका सेक्शन जो है 1.2 वो खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया बच्चे। हाँ जी बेटा, अब आपका क्विज है, तो क्विज के लिए तैयार हो जाएं। तो अभी मैं आपके साथ क्विज का लिंक शेयर करने लगा हूँ। तो आपके पास बेटा सर एक मिनट सर जो 13 वाला था ना उसमें से एक में सी एंड वाला देखिएगा उसका। हाँ जी, 13 में क्या है जी? जी बेटा सर ये वाला नहीं, इससे जो पिछली एक्सरसाइज हमने की थी उसमें से एक चीज में अभी समझ नहीं आई। आप कह रहे हैं पी इम्प्लाइज क्यू की फॉर्म लिखना, वो उसने क्यू इम्प्लाइज पी की फॉर्म में लिखा हुआ है। इधर 13 कौन सा बेटा? सर जो लास्ट एक्सरसाइज जो हमने की थी 1.1 वाली। अच्छा, पिछली जो एक्सरसाइज है आप उसकी बात कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 है। हाँ जी, 13 में आ जाते हैं। हाँ जी 13 किधर है जी? 13 ये है जी। हाँ, अब बताएं इधर क्या कहाँ पे बेटा? सर इसका जी वाला पार्ट देखिए। हाँ जी, जी वाला पार्ट। हाँ जी, क्या कहता है जी जी वाला पार्ट? पढ़ें जरा इसको। सर ये कह रहा है whenever you get a speeding ticket you are driving over 65 miles per hour। हाँ जी, whenever you get a speeding ticket you get a speeding ticket you are driving
ओवर 60 माइल्स पर आवर, ठीक है। तो यहाँ बेटा यहाँ पे भी ना वो कह रहा है कि जो वेन एवर है ना इसको आपने इफ कंसीडर करना है, ठीक है। तो अब हमने दो बातें देख ली, एक अगर वेन शुरू में वेन आ जाएगा तो उसका मतलब भी इफ ही है, अगर वेन एवर शुरू में आ जाएगा तो उसका मतलब भी इफ ही है। तो अब बताएं अब क्या मुश्किल है इसमें। इफ यू गेट अ स्पीडिंग टिकट कामा यू आर ड्राइविंग ओवर 65 माइल्स पर आवर। हाँ जी, कोई अब इशू रह गया वापस? सर इसका फिर क्या आंसर होगा? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ना ये जो पहला है यू गेट अ स्पीडिंग टिकट, ठीक है, तो ये पी आ जाएगा, इसको मैं पी कह देता हूँ। और उसके बाद यू आर ड्राइविंग ओवर 65। अच्छा, इसमें इसका जो आंसर होगा ना इसको मैं डिलीट करके ये ऊपर जो वेरिएबल है ना उसके हिसाब से लिखता हूँ, ठीक है। तो यू गेट अ स्पीडिंग टिकट, तो यू गेट अ स्पीडिंग टिकट, तो इसका यहाँ पे लिखेंगे क्यू, ऐसे ही है, यू गेट अ स्पीडिंग टिकट। और उसके बाद है यू आर ड्राइविंग ओवर 65 माइल्स पर आवर, तो ये पी है, ठीक है। तो क्यू इम्प्लाइज पी, इस तरीके से अगर मैं इसके वेरिएबल को इस्तेमाल करता हूँ। बात ये बेटा वेरिएबल जो ना पी क्यू इस्तेमाल इस तरीके से करता है, रिवर्स में करता है, तो वो जो हमारी लॉजिक है ना वो इसके साथ क्लैश कर रही होती है, हमें कंफ्यूजिंग लग रहा होता है, पता नहीं यार ये क्या बात कर रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा। तो एक्चुअली हम पी इम्प्लाइज क्यू की लॉजिक इस्तेमाल की है, लेकिन उसके वेरिएबल्स के नाम उल्टे रखे हुए हैं, तो इसलिए ये क्यू इम्प्लाइज पी की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर सर सी को भी इसे पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी लिखना चाहिए था, लेकिन उसने इसने पी इम्प्लाइज क्यों लिखा है? इसमें इसने क्यों इम्प्लाइज पी लिखा है? कहाँ पे सर इसी के पार्ट सी के अंदर। हाँ, तो वहाँ पे क्या लिखा है, यू विल गेट अ स्पीडिंग टिकट इफ यू ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर। तो इसमें आपके पास कौन सी प्रोपोजिशन आती है? इफ आ गया तो इफ के साथ कौन सी प्रोपोजिशन आती है, जब उसका क्या वे आ रहा है? क्यू इफ पी, ऐसे ही है। अगर आप याद करें तो हमारे पास जो यस सर यही है, क्यू इफ पी, ठीक है, क्यू इफ पी। अब हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है बेटा? इसको हमने पी इम्प्लाइज क्यू की फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो अब इसमें बताएं, जो सेकंड पार्ट है वो पी है इसमें, ठीक है। तो सेकंड पार्ट इसमें पी है, तो सेकंड पार्ट है इफ यू ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर, तो ये है पी, ये देखेंगे पी पहला पार्ट, ठीक है। तो ये पी लिखेंगे, उसके बाद एरो आ जाएगा, और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया आपको क्या कंफ्यूजन है, ठीक है। आप दो चीज़ें, एक वेरिएबल्स नेम है जो इसने रखे हुए हैं, और दूसरी लॉजिक है जिसके मुताबिक हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन है ना हम कह